एक पत्नी किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति का खून कर सकती है, किस तरीके से एक लव मैरिज पहले एक लव ट्रायंगल में तब्दील होता है और उसके बाद वो रूप ले लेता है एक बहुत ही खौफनाक मर्डर केस का। और वो मर्डर केस जो कि इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस समय आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरठ के उसी मर्डर केस के बारे में जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति का खून कर देती है बिना कुछ सोचे समझे। किस तरीके से ये पूरी की पूरे वारदात को अंजाम दिया जाता है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज के समय में हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ इसी केस का नाम है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय को जाया किए। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो। तो कहानी की शुरुआत में ही आपको आज के कहानी के तीनों किरदार से रूबरू करा देता हूं। सबसे पहले सौरभ जो कि पति के किरदार में हमको दिखाई देंगे और जिनकी उम्र 29 वर्ष है। दूसरा नाम मुस्कान जो कि पत्नी के किरदार में हमको दिखाई देंगी और इनकी उम्र 26 वर्ष है। और तीसरे किरदार जिनका नाम है साहिल जो कि इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर हमको प्रेमी के किरदार में दिखाई देंगे और इनकी उम्र है 28 वर्ष की। सबसे पहले पूरी की पूरी घटना की जो है शुरुआत साल 2016 से होती है। साल 2016 सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, एक दूसरों को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे आसपास के मोहल्ले में रहा करते थे। धीरे धीरे करते करते प्यार इस कदर बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। दोनों ने निर्णय ले लिया कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। बात परिवारजनों तक पहुंची, घर वालों तक पहुंची। तो सौरभ के घर वालों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे कि तुम परिवार से अलग जाकर के शादी करो। परिवार वालों के बिना इजाज़त दिए तुम शादी करो, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। और उनकी शादी को पूरी तरीके से नकार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों ने शादी की। और जब ये चीज़ परिवार वालों को पता चली तो साल 2016 की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस दौरान परिवार ने सौरभ को बेदखल कर दिया। एक टाइप से उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब सौरभ घर के बाहर एक कमरा लेकर के रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, यानी कि मुस्कान के साथ में। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें और एक्सपोज होती गई। अब बताता हूँ आपको सौरभ की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा कुछ और। सौरभ मर्चेंट नेवी के अंदर काम करता है। वो लंदन में उसकी पोस्टिंग हो रखी होती है। लेकिन जब उनकी शादी होती है मुस्कान की और सौरभ की, तब जाकर के पता चलता है कि सौरभ तो मर्चेंट नेवी में है ही नहीं। उसने ये चीज़ झूठ बोला था मुस्कान से सिर्फ इसलिए ताकि उसको इम्प्रेस कर सके और उसको शादी के लिए मना सके, उससे शादी कर सके। जब ये चीज़ मुस्कान को पता चलती है कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं है बल्कि वो तो लंदन में किसी बेकरी में काम करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे धक्का लगता है, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे झटका लगता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं उसका मन उखड़ने सा लगता है। किसके ऊपर से? सौरभ के ऊपर से। इसी बीच वो लंदन वापस चला जाता है अपने काम के सिलसिले में। साल 2019 में बीच बीच में वो वापस भी आया करता था मिलने के लिए। तकरीबन साल में आप ये मानिए कि 9 महीने 10 महीने वो वहाँ रहा करता था। 2 ढाई 3 महीने वो भारत में बिताया करता था, अपनी पत्नी के साथ वो रहा करता था। साल 2019 में दोनों की एक प्यारी सी बिटिया भी होती है। अब ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच में जो भी थोड़ी बहुत खट्टी मीठी चीज़ें हुई थी, वो जॉब वाली चीज़ें, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैप अप चीज़ें होंगी और अब इनकी रिश्ते में सुधार आएंगी। लेकिन चीज़ें इसके उलट होना शुरू हो चुकी थी। वापस वो लंदन फ्लाई कर चुका था। इसी बीच कोविड का भी पीरियड आता है, काफ़ी मुश्किल समय भी आता है। साल 2021 में जब लंदन में था कौन? सौरभ। इस दौरान उसको एक चीज़ पता चलती है जिसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके मकान मालिक का कॉल आता है उसके पास, लैंडलॉर्ड का, भारत से, कि भाई आपके गैर मौजूदगी में आपकी वाइफ किसी गैर शख्स से मिलना जुलना शुरू कर चुकी है। अब ये चीज़ सुन के सौरभ खुद को पहले तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, खुद को ये सब चीज़ें पहले मनाता है कि भाई ये सब चीज़ें सच नहीं हो सकती हैं, हो सकता है कि उसने कुछ ना कुछ मेरे से मजाक किया हो, मेरे से झूठ किया हो। इधर मुस्कान, जिसका सौरभ के ऊपर से धीरे धीरे पहले भरोसा उठता जा रहा था। साल 2019 में बेटी हुई थी तो सबको लगा था कि भाई चीज़ें अब ठीक होंगी, लेकिन अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई थी। वो अपने ही मोहल्ले के एक लड़के साहिल के साथ करीब आ चुकी थी। साहिल और मुस्कान एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच में करीबियाँ बढ़ने लगी। साहिल को जब ये पता चला
कि मुस्कान का पति सौरभ उसके साथ नहीं रहता तो वो उसके घर पे भी आना जाना चालू हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हो गई, काफ़ी ज़्यादा दोनों के रिलेशंस में करीबियाँ आ गई। वो साथ में बैठ करके रात में शराब पिया करते थे देर रात तक, और ये सब चीज़ें उसके जो मकान के मालिक हैं उन्होंने देख लिया था और इसी की शिकायत उन्होंने कर दी थी सौरभ से। साल 2021 में जब वो वापस भारत आता है तो इन सब को लेकर के उसकी वाइफ के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है और बहस भी होता है। वो साफ तौर पर ही क्लियर कट टू कट कह देता है कि भाई तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ठीक है, यदि नहीं रहना है तो मैं डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। दोनों डाइवोर्स के मत पर इस समय आ चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी डाइवोर्स फाइल नहीं किया था। इवन सौरभ ने डाइवोर्स फाइल कर भी दिया था। अब जैसे जैसे समय बीता तो जो मुस्कान और साहिल के बीच में चीज़ें थी वो एज यूजुअल चलती गई। एक दूसरे के घर में रुकना, आना जाना, रात को साथ में समय बिताना, ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली गई। पहले जो चीज़ें इक्का दुक्का बारी हुआ करती थी, अब ये चीज़ हर रोज़ का ही हो गया था। साहिल के घर के भी मुस्कान का आना जाना चालू हो चुका था। एक टाइप से वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसके मतलब ये जानते हुए कि मुस्कान एक शादीशुदा स्त्री है, एक शादीशुदा महिला है, इसके बावजूद भी साहिल उसके साथ संबंध बना रहा था। अब धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अब सौरभ को ट्रैक से साइड में लगाया जा रहा था। अब साहिल और साथ में मुस्कान मिलकर के ये प्लान बना रहे थे कि सौरभ को साइड में करके वो साहिल के साथ आ जाए और ये दोनों साथ में अपनी ज़िंदगी बिताएं। साहिल को जब पकड़ा गया था इस केस के बाद में तो उसने ये चीज़ कही थी कि मैं ये चाहता था कि सौरभ को ट्रैक से हटा दिया जाए और मैं और मुस्कान अपनी ज़िंदगी को साथ में बिताएं। लेकिन इसके उलट जवाब दिया था मुस्कान ने। उसने क्या कहा था इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो समय जैसा कि बीतता जा रहा था, साल 2021 के बाद से वो भारत वापस आया नहीं था। कौन? सौरभ। अब साल 2025 यानी कि यही साल आ चुका था और 25 फरवरी को तकरीबन मुस्कान का जन्मदिन पड़ता है। तो 25 फरवरी को उसको सरप्राइज़ देने के लिए भारत आने वाला था और ये चीज़ मुस्कान को अभी तक पता नहीं थी। लेकिन आने से कुछ दिन पहले वो उसको इन्फॉर्म कर देता है कि मैं इस बार तुम्हारे बर्थडे पे आने वाला हूँ और इस बार हम लोग खूब मज़े करेंगे। और अब तक ऐसा लगा कि दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, लड़ाई झगड़े उतने उस इंटेंसिटी के नहीं हो रहे हैं जो कि कुछ साल पहले हुआ करते थे। अब सौरभ को भनक तक नहीं थी कि यहाँ पे भारत में उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर उसकी वाइफ मुस्कान और साथ में मुस्कान के प्रेमी साहिल ने मिलकर के सौरभ को ट्रैक से हटाने की साजिश चालू कर दी थी। तकरीबन नवंबर 2024 से यानी फरवरी 2025 जब वो भारत वापस लौटा उससे तकरीबन 2.5-3 महीने पहले से ही ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से सौरभ जब भारत वापस आएगा तो उसको ट्रैक से साइड में हटाया जाएगा। ऑलरेडी सौरभ के उसके माता पिता के साथ, उसके घर वालों के साथ बातचीत नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, क्योंकि उसने घर से अलग कट के शादी कर ली थी। धीरे धीरे बातचीत तब चालू हुई जबकि उन दोनों की बिटिया हुई थी साल 2019 में। बाद में बिटिया को प्ले स्कूल में जब एडमिशन कराया गया उसके बीच में सौरभ के घर वाले और उनकी बिटिया के बीच में थोड़ी सी करीबियाँ आई और जिसकी वजह से सौरभ और उसके घर वालों के बीच में कांटेक्ट वापस से स्थापित हो सका। अब जब ये सब चीज़ें घट रही थी तो इन सब को लेकर के उनके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और खासकर सौरभ के साथ क्या होने वाला था इसकी तो भनक तक नहीं थी किसी के भी। तो नवंबर से ही साजिश चालू हो चुकी थी कि किस तरीके से ठिकाने लगाना है सौरभ को जब वो वापस भारत लौटेगा। कब लौटेगा ये अभी तक किसी को भी पता नहीं था। अब ठिकाने लगाने को लेकर के उन दोनों ने प्लानिंग अपने लेवल पे चालू कर दिया। सबसे पहले गूगल पे उन्होंने सर्च किया अपने लेवल की पे कि भाई किस तरीके से किसी शख्स को मारा जाता है तो किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है। उन्होंने अपने दोस्तों के सर्कल में भी एक बार एक ऐसी चीज़ें पूछी थी कि भाई अच्छा एक बात बताओ कि यदि किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है तो आखिर उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है। यदि आसपास कोई नदी ना हो या आसपास कोई सेक्रेड जगह ना हो जहाँ पे उनको दफनाया जाए, जलाया जाए तो उनके दोस्तों ने कहा कि भाई उनको नॉर्मल कोई भी जगह देखो वहाँ पे दफना दो जहाँ पे तुमको लगे कि सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी का मर्डर किया हो और उसको थोड़ी ज़मीन से भीतर गाड़ना हो तो किस तरीके से करें। तो ये सब सुन के कहीं ना कहीं उनके दोस्त भी अकचका गए थे कि भाई आखिर ये बोल क्या रहा है, आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उस समय चल रही थी, लेकिन किसी के भी दिमाग में क्या चीज़ नहीं थी कि भाई ये चीज़ आखिर करने क्या वाले हैं, ये दोनों मिलकर के आखिर करने क्या वाले हैं। अब आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे, कट टू दी सीन कि आखिर अब क्या हुआ सौरभ के साथ जब वो वापस लौटा विदेश से। 25 फरवरी 2025 जन्मदिन था इस दिन मुस्कान का, 26 साल की मुस्कान। तो अब सौरभ 24 फरवरी को भारत वापस लौटता है
फिर दोनों साथ में समय बिताना शुरू करते हैं, क्योंकि पति पत्नी ऑलरेडी इतने समय से अलग रह रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, वो अपनी बिटिया से मिलता है और साथ में वो लोग बहुत मज़े करते हैं। 25 फरवरी वो मनहूस दिन, जिस दिन सौरभ के ऊपर पहली बार होने वाला था अटेम्प्ट उसका खून करने का, उसका मर्डर करने का। इस दिन उसकी वाइफ मुस्कान रात में जब वो लोग पार्टी करते हैं बर्थडे के बाद वो लोग शराब पीने के लिए बैठते हैं, तो शराब के अंदर वो कुछ ऐसी एंग्जाइटी की दवा मिला देती है जिससे कि आपको कुछ ही समय बाद नींद आ जाएगी। लेकिन उस दिन किस्मत से सौरभ बच जाता है, क्योंकि सौरभ उसे कह देता है कि भाई मैं आज शराब पीने के मूड में नहीं हूँ, मैं आज ऐसे ही एंजॉय करना चाहता हूँ मोमेंट को। उस दिन मुस्कान और साहिल का ये प्लान फेल हो जाता है। अब कुछ दिन रुकने वाला था कौन, सौरभ भारत के अंदर ही, वो अपनी पत्नी के साथ ही रह रहा था। अब साहिल और साथ में मुस्कान ने प्लान बनाया कि भाई अब हम लोग अगली कोशिश करेंगे 3 मार्च को उसकी बेटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे और उसके बाद उसने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी बेटी को अपनी माँ के घर यानी कि बच्ची की नानी के यहाँ पे छोड़ दिया। अब वो और उसके पति घर में अकेले थे और 3 मार्च को वो अपनी पति के फेवरेट कोफ्ते घर में बनाती है और कोफ्ते के अंदर ही वो नशीले पदार्थ मिला देती है, वो नशे की दवाइयाँ मिला देती है और उसको वो खिला देती है। अब तकरीबन जब वो उसको ये सब चीज़ें खिलाती है तो रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का समय था। खाने के बाद कुछ घंटे में ही उसको नींद आ जाती है और नींद इतनी ज़्यादा आती है कि उसको उठाने से भी वो ना उठ सके, मतलब बेहोशी वाली नींद एकदम खतरनाक तरीके से। तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे मुस्कान कॉल करती है किसको, साहिल को, कि साहिल ऑल ग्रीन, सब कुछ ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। साहिल भी मौके को भांपता है और उसके बाद उसके घर पर आता है और साथ में मुस्कान और साहिल अब डिसाइड करते हैं कि भाई इसको मारना है। अब किस तरीके से मारना है, इसकी तैयारियों के बारे में आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूं। कुछ दिन पहले मुस्कान बाजार गई थी, उसने वहां से 2 चाकू खरीदे थे जिनकी कीमत 800 रुपए थी टोटल मिला करके। जब मुस्कान ये चाकू खरीद रही थी तो उससे दुकान वाले ने पूछे भी थे कि आखिर मैडम आप इतने धारदार चाकू खरीद क्यों रही हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं आज के समय में, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ तो आ ही जाती है। मुस्कान वहाँ पे उससे कहती है कि भाई साहब मुझे चिकन बनाना है और इसके लिए मुझे ये चाकू चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हर चीज़ क्लियर थी, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई थी। जो वो मुर्गा काटने के लिए, चिकन काटने के लिए वो चाकू लेकर के आई थी, 2 धारदार चाकू, उसमें से एक चाकू को मंगाया जाता है किसके द्वारा, साहिल के द्वारा। लेकर के आती है मुस्कान चाकू को, जैसे लेटा हुआ था सौरभ, उसकी छाती के बीच में उस चाकू को पॉइंट किया जाता है और उसके बाद साहिल उसको कहता है मुस्कान को कि तुम इस चाकू को इसके सीने में धंसा दो। अब मुस्कान सकपका गई थी, उसके हाथ पांव फूल रहे थे कि भाई आखिर मैं ये सब कैसे करूं, ये एट द एंड है तो मेरा ही पति, कभी कहीं ना कहीं तो मैंने भी इससे प्यार किया था, लव मैरिज तो मेरी भी हुई थी और आज भी कहीं ना कहीं सौरभ के दिल में उसके लिए प्यार था ही। उसके हाथ से वो खून नहीं हो पा रहा था, लेकिन साहिल ने उसको मोटिवेट किया, ज़बरदस्ती की, उसको डराया धमकाया, जो भी चीज़ें हैं उसने अपने लिहाज से की और उसके बाद उसने कहा कि तुम इसका वध कर दो। ये जो वर्डिंग है वध, इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। अब उसकी बात सुन करके मुस्कान चाकू को उसके सीने में धंसा देती है। उसके बाद 2 से 3 बार और, लेकिन इस बार हाथ पे सपोर्ट था साहिल का भी, दोनों ने मिल करके धारदार हथियार से, उन्हीं चाकुओं से उसके छाती पे तकरीबन 3 बार वार किए, ज़्यादा वार नहीं किए, सिर्फ 3 बार वार किए और इन 3 बारी में ही सौरभ का काम हो चुका था। सौरभ जो गहरी नींद में था, अब वो अपने प्राण त्याग चुका था। अब जैसे ही उन दोनों को ये चीज़ें पता चली, ठीक है, नॉर्मल, उन्होंने तो प्लानिंग ही इसी चीज़ की थी मारने के लिए और अब वो मर चुका था फाइनली। अब इन दोनों को थोड़ी देर बाद इसका कोई भी रिग्रेट नहीं रहा, कोई भी कुछ गम नहीं रहा। इसको बाथरूम में लेकर के गए और उसके बाद वहाँ पर उसके शरीर को काटना शुरू किया। सबसे पहले उसके धड़ को काटा गया, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ पॉइंट की जानी चाहिए वो ये कि उसके पाम को, यानी कि उसके हथेली को काटा गया। उसके हाथ को नहीं काटा गया बल्कि हथेली को काटा गया। आप ऊपर जो ये पाम का एरिया देख रहे हो उसको उसने काटा साहिल ने और उसके बाद उसको अलग एक पॉलीथीन में रख दिया। धड़ के पोर्शन को और हथेली के पोर्शन को उसने एक अलग ही पॉलीथीन में रख दिया। उसके बाद शरीर का बाकी का हिस्सा बेड के नीचे उसने सेटल कर दिया। अब उसने मुस्कान को वहीं पे छोड़ा
और धड़ और साथ में वो हथेली ले करके पॉलीथीन में भर करके वो अपने घर वापस लौट गया। अब यहाँ पे कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। साहिल, जो कि देखने में एक आम सा शख्स आपको दिखाई देगा अगर आप तस्वीरों में देखोगे, लेकिन वो बहुत बड़ा एक अंधविश्वासी है। वो भूत प्रेत आत्माओं में मानता है और यदि आप उसके कमरे की इन वीडियोस को देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि इसके कमरे के अंदर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं। मतलब यदि आपके कमरे के अंदर इस तरीके की कुछ चीज़ें लगा दी जाएं, भाई आप डर से पागल हो जाओगे। उस कमरे के अंदर बहुत ही एविल स्ट्रक्चर्स हैं। उस कमरे के अंदर कहते हैं ना कि जादू टोना टोटके वाले काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक उसकी माँ की तस्वीर उसके साथ है, जो कि थोड़ी सी कॉमन चीज़ लगी, जो कि बाकी घर में भी होती है। रूम एक नॉर्मल बैचलर जैसा इंसान रहता है, गंदगी से भरा हुआ रूम, कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी तरीके का रूम, लेकिन पूरी तरीके से एक डेंजरस उसके अंदर से वाइब आनी, एक एविल वाइब आनी, वो उस कमरे से आ रही थी। वो वहाँ पे उसको ले जाता है, उसके धड़ के पोर्शन को और हथेली के पोर्शन, और उसके बाद उससे न जाने वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करता है। अब रात का समय था, चूंकि मुस्कान अकेले उस घर में थी जहाँ पे सौरभ की लाश पड़ी हुई थी। अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी वो सबसे पहले तो कि भाई साहब मेरे बेड के नीचे कोई लाश पड़ी हुई है, मैं यहाँ सूऊं कैसे। अब मुस्कान तुरंत वहाँ से उठती है और भागती है साहिल के घर पर। रूम को लॉक किया, वो साहिल के घर पहुंच जाती है। दोनों रात साथ में साहिल के घर पे ही रुकते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं अब अगले दिन ये की जाएंगी। अगले सुबह 9 बजे दोनों के दोनों निकलते हैं मिशन पे कि अब इस लाश को आखिर ठिकाने लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए। अब इन सब को लेकर के भी उन्होंने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। क्या प्लानिंग थी वो मैं आपको बताता हूँ। साहिल अब मुस्कान को मार्केट भेजता है और वहाँ से एक बड़ा सा ड्रम लाने के लिए कहता है। मुस्कान एक बड़ा सा ड्रम तकरीबन 1100 रुपए का खरीद के, नीले कलर का ये ड्रम होता है, खरीद करके अपने घर पर लाती है। उसके बाद साहिल उसको कहता है कि तुम एक बोरी सीमेंट लेकर के आओ। वो उसके कहने के अनुसार ही एक बोरी सीमेंट भी लेकर के आती है। अब उस सीमेंट का घोल बनाया जाता है। उस पानी भरने वाले बड़े से कंटेनर के अंदर उस घोल के मिश्रण को पहले डाला जाता है और उस घोल के मिश्रण के अंदर वही शरीर जो कि कटा हुआ था सौरभ का, उसको डाला जाता है। उसके बाद जब देखा जाता है कि सीमेंट की कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है, उसके बाद मुस्कान को एक बार फिर से भेजता है कौन, सौरभ, कि भाई एक और तुम सीमेंट की बोरी लेकर के आओ। एक और सीमेंट की बोरी लाई जाती है, उसको फिर से लिक्विफाई किया जाता है और उसको भर दिया जाता है पूरा का पूरा पानी के उस कंटेनर के अंदर। सौरभ ने जिस मुस्कान से बेइंतहा प्यार किया था, उसी मुस्कान ने उसी सौरभ को एक कंटेनर के अंदर सीमेंटेड करके चुनवा दिया था, सीमेंटेड करके चुनवा दिया था। अब ये सब चीज़ें हो रही थी 4 मार्च को। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो उनके दिमाग में कोई भी टेंशन वाली चीज़ नहीं थी, सब चीज़ एकदम कामली पीसली वो सब कर रहे थे। जो धड़ और पाम वाला जो हिस्सा था जो वो काट करके ले गया था, वो भी लेकर के आया उसने पन्नी के अंदर, वो भी सब उसी के अंदर डाल के फ्रीज कर दिया, जमा दिया। कमरे पे ताला लगाया और शाम की उन्होंने एक कैब बुक करी और अब वो निकल पड़ते हैं 3 जगह के ट्रिप पे। यह होता है शिमला, मनाली और कसौल। 4 तारीख को ये निकलते हैं ट्रिप पे। इस समय इन दोनों के पास थे 84,000 रुपए और निकलते निकलते ये इतनी प्लानिंग कर देती है कि सौरभ के फ़ोन से उसके सभी घर वालों को ये कह देती है कि मैं मुस्कान के साथ इस समय जा रहा हूँ एक ट्रिप के ऊपर। लेकिन असल में मुस्कान तो साहिल के साथ ट्रिप पे जा रही थी और सौरभ तो ऑलरेडी उस ड्रम में कैद था। अब चीज़ें जैसे जैसे समय बीतता है उनके पैसे ख़त्म होने लगते हैं। तकरीबन 16-17 मार्च के आसपास, होली के बाद, होली वाली आपने ये वीडियो भी ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर ये लोग जम के होली खेल रहे हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है। इसके बीच में बहुत सारी इनकी अलग अलग वीडियोज़ और फोटोज़ भी वायरल हुई है जो कि इस बीच में क्लिक की गई। किस तरीके से ये लोग अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं एक आदमी को मारने के बाद, अपने ही पति को मारने के बाद। अब 16-17 तारीख के आसपास मुस्कान अपनी माँ को कॉल करती है कि माँ मैं सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं। तो अब उसकी माँ को समझ नहीं आता, वो कहती है कि सौरभ तेरे साथ ही है ना, तो उसको बोल, वो तुझे पैसे निकाल करके दे देगा। तो उस दौरान मुस्कान अपनी माँ से पहली बार सच कहती है कि नहीं, सौरभ मेरे साथ नहीं है, सौरभ तो कई दिन पहले ही मर चुका है। अब वो अपनी माँ से हर चीज़ सच सच बता देती है। अब यहाँ पे उसकी माँ अगर चाहती तो हर चीज़ को छुपा सकती थी, उसका साथ दे सकती थी, लेकिन उसकी माँ इन सब से उलट पुलिस में जाकर के बयान दर्ज करा देती है। अब जैसे ही
पुलिस में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता चल चुकी थी। जो उसका भाई है, सौरभ का भाई बबलू, उसने भी पुलिस के पास जाकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरे भाई से काफ़ी दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इधर ये लोग अपना शिमला मनाली कसौल का ट्रिप पूरा करके वापस लौट रहे थे क्योंकि पैसा खत्म हो चुका था। तकरीबन 18 मार्च के आसपास इन लोगों को धर लिया जाता है पुलिस के द्वारा जैसे ही ये वापस अपने घर पर लौटते हैं। कमरा खुलते ही सबसे सामने एक बड़ा सा नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा ड्रम, सीमेंटेड, नॉर्मल तो नहीं था। पुलिस ने पहले घर को चारों तरफ से देखा तो सिर्फ ड्रम ही एक सस्पिशियस चीज़ लगी। ड्रम को उठाया गया तो भाई वो उठने लायक नहीं, इतना भारी ड्रम। दो उसके अंदर सीमेंट की बोरी भरी गई। बहुत सारे लोगों की मदद से उसके बाद उस ड्रम को उठाया जाता है, एक ई रिक्शे में लोड किया जाता है और पास के एक सरकारी अस्पताल में उसको पहुंचाया जाता है। वहाँ पे मॉर्चरी में, जो कि मुर्दा घर होता है, वहाँ पे उसको पहुँचाया जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए पहले तो कुछ कारीगरों को बुलाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको काटा जाता है। तो अंदर से 3 टुकड़ों के अंदर लाश बरामद होती है सौरभ की। उस दौरान जिसने भी इस मंजर को देखा था वो एकदम हैरान रह गया, परेशान रह गया कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे हुई। आखिर कोई लड़की इतनी ज़्यादा बिना दिल वाले कैसी हो सकती है, एकदम पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि उसने अपने ही पति का इतनी बेरहमी के साथ खून कर दिया, वो भी किसी और शख्स के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, उससे शादी करने के लिए, उससे ब्याह रचाने के लिए। अब जैसे ही ये सब चीज़ें हुई, वो डब्बा खुला, पूरा का पूरा पेटी खुला, सीमेंट के अंदर से लाश को निकाला गया, तो इन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसके बाद जब पूछताछ चालू हुआ पुलिस के द्वारा तो सौरभ ने कहा कि मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो के अंदर, कि वो शादी करना चाहता था किससे? मुस्कान से। लेकिन जब मुस्कान से ये चीज़ पूछा जाता है तो मुस्कान साफ तौर पर इनकार कर देती है। मुस्कान कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे अकेला महसूस करती थी, मुझे तो बस कोई साथ में बात करने के लिए चाहिए था, मुझे तो कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो मेरे साथ एक दोस्त बन के रहे, जो मेरी कमियों को पूरा कर सके, जो सौरभ के दूर रहने से मुझे महसूस होती है। तो अब ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑड लगी पुलिस को भी। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट कहानी में ये है कि तकरीबन ये 3-4 साल का जो फेज़ रहा, इस दौरान मुस्कान ने जो साहिल है, जो उसका प्रेमी है, उसकी कमज़ोरी का बेहद ही चतुराई के साथ फ़ायदा उठाया। जैसे मैंने बताया कि भाई वो बहुत ही अंधविश्वासी था, बहुत ही अंधविश्वास में वो मानता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी, लेकिन फिर भी साहिल ये मानता था कि उसकी माँ अभी भी उससे बात करती है। वो स्नैपचैट से अपनी माँ से बात करता था, अपनी मरी हुई माँ से। ये चीज़ जब मुस्कान को पता चली तो उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने स्नैपचैट पे फेक आईडी बना करके साहिल को मैसेज किया कि मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ। वो रोज़ उससे इसी तरीके से बात करती और उसको एनकरेज करती कि भाई तू मेरा बेटा है, मैं तेरा भला ही चाहूँगी, तुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है, तुझे उससे शादी करनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें बोल बोल के उसको और ज़्यादा अग्रेसिव कराया, प्यार में पड़वाया। किसके? मुस्कान के। किसने? खुद मुस्कान ने। और ये चीज़ एक समय पे जाकर के इतना ज़्यादा हार्श हो गई कि साहिल ने डिसाइड किया कि मैं सौरभ को ट्रैक पर से हटा दूंगा, और इसके लिए मुस्कान ने भी उसकी पूरी मदद की। 2016 में सौरभ और मुस्कान की प्रेम कहानी के साथ शुरू हुए इस घटना ने साल 2025 में 3 मार्च को दम घोटा, दम तोड़ा, और इसके अंदर जो मेन किरदार रहे वो मुस्कान और साहिल ही रहे। जाते जाते इस एपिसोड के अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी के ऊपर भी आज के ज़माने में आंख बंद करके आप इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आप ये कह सके कि हाँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा भला ही चाहेगा। क्योंकि आज के समय में शादी विवाह जैसे पवित्र बंधन बंधने के बाद भी इस तरीके के इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से समाज के अंदर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। अंत में जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न कि इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करिए बिहाइंड द क्राइम बाय रवि मिश्रा को। बाकी मैं मिलता हूँ अगली स्टोरी के साथ।